ओके, तो इस वीडियो में हम लोग यूज़ करेंगे जेसन सर्वर। तो जेसन सर्वर क्या है, पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जेसन सर्वर एक नोड मॉड्यूल है जो कि हमें रेस्ट एपीआई प्रोवाइड कराता है, यानी कि फेक रेस्ट एपीआई प्रोवाइड कराता है। और उस रेस्ट एपीआई का हमें यूज़ क्या करना है कि ये जो हमारा फॉर्म है, यानी कि इस एप्लीकेशन का जो हमारा फॉर्म है, इस फॉर्म को हमें क्या करना है कि जो डेटा हम सबमिट करेंगे यानी कि इस फॉर्म से, वो डेटा हमारा क्या होगा कि डेटाबेस के अंदर में स्टोर होगा। और उस डेटा को फिर हम क्या करेंगे, डेटाबेस से इस एप्लीकेशन के होम पेज पे जो भी डेटा होगा उसको हम लिस्ट करेंगे, यानी कि जो हमारा ब्लॉक की लिस्टिंग होगी उसको हम डिस्प्ले करेंगे। तो एक्चुअली जेसन सर्वर जो है ये कैसे काम करता है, इसमें एक्चुअली क्या होता है कि आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ता है आपके सिस्टम पे, और उसके बाद आपके एप्लीकेशन के अंदर में एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। और उस डेटाबेस के अंदर में जो भी डेटा सबमिट करेंगे फॉर्म के थ्रू, वो डेटा स्टोर होगा। और उस डेटा को फिर आप डिस्प्ले कर सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, यानी कि पूरी करंट फंक्शनैलिटी जो होती है एक एप्लीकेशन में, वो सारा उसके ऊपर में यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक डेटाबेस ओरिजिनल डेटाबेस जैसे वर्क करता है, उसी तरीके से ये जो है प्लगइन यानी कि जो नोड मॉड्यूल है जेसन सर्वर, ये उसी तरीके से काम करता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो ओरिजिनल एपीआई होती है उसमें डेटाबेस जो है वो अलग होता है। उसके लिए हम लोग नोड यूज़ करते हैं कई बार, उसके लिए कई बार हम माई एसक्यूएल यूज़ करते हैं, कई बार नोड क्या कहते हैं, नो एसक्यूएल डेटाबेस यूज़ करते हैं। यानी कि एक डेटाबेस होता है जो कि सर्वर पे कहीं पे स्टोर होता है हमारा डेटा उस डेटाबेस के अंदर में, और फिर हम सर्वर के से उस डेटा को गेट करते हैं और फिर यूज़ करते हैं अपने एप्लीकेशन में। और बाकी जो भी फंक्शनैलिटी हमारी होती है एप्लीकेशन की, वो उस तरीके से वर्क करती है। बट हमारे केस में क्या, इस केस में स्पेशली इसमें हमारा जो डेटाबेस है वो एक फ़ाइल होगा, और वो फाइल कहाँ पे रहेगा, वो हमारे इसी एप्लीकेशन के अंदर में एज ए जेसन फॉर्मेट में वो फाइल रहेगी। तो पहले हमें क्या करना है कि इस जेसन सर्वर npm को हमें पहले क्या करना है कि इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से आपको गूगल पे जाकर के इसको सर्च करना पड़ेगा। सर्च करने के बाद ये इसकी वेबसाइट है, यानी कि npm.js की साइट है, वहाँ से जाकर के आप इस पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में जब आप इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो नीचे में लिखा हुआ गेट स्टार्टेड, इस गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है। ये आपको लेके जाएगा कैसे इसको सेट करना है उसके पेज के ऊपर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि npm install -g का मतलब क्या है, ग्लोबली, यानी कि इसको जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आप अपने सिस्टम के किसी भी एप्लीकेशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, सिर्फ इस एप्लीकेशन के लिए नहीं रहेगा, ये किसी भी एप्लीकेशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं सिंपल डेटाबेस क्रिएट करके। ओके, तो इसको मैं क्या करता हूँ कि फ्यूचर में मुझे और भी बहुत सारे एप्लीकेशन में यूज़ करना है, तो इसके लिए मैं इसको एज ए ग्लोबली इंस्टॉल कर रहा हूँ अपने सिस्टम पे। उसके बाद में आपको क्या करना है कि एक db.json नाम का एक फ़ाइल क्रिएट करना है, और उसके अंदर में इस तरीके से आपको डेटा जो है उसके अंदर में स्टोर करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोस्ट है, कमेंट है, प्रोफाइल है। तो इनकी जगह पे आपको अपना डेटा जो है वो आपको ऐड करना है। अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम ब्लॉक की लिस्टिंग ऐड कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमारा जो डेटा है वो क्या है, ब्लॉक है। तो हम क्या करेंगे कि जैसे इसने पोस्ट डिफाइन किया उसी तरीके से हम यहाँ पे ब्लॉक डिफाइन करेंगे। आप जो भी एप्लीकेशन बना रहे हैं उसका जो डेटा आपने रखा हुआ है वो आपको इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन करना है। अभी मैं आगे इसको और डिटेल में समझाऊंगा। पहले हम क्या करते हैं कि इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, तो इसके लिए आपको इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको जाना है आपके कोड एडिटर में, और यहाँ पे आपको एक CLI लेना पड़ेगा। आप एक्सटर्नल CLI भी ले सकते हैं, या फिर जिस तरीके से हम विजुअल स्टूडियो कोड का इंटीग्रेटेड टर्मिनल यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना होगा। ये क्या करेगा कि एक दूसरा CLI ओपन कर देगा। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है कि पाथ ज़रूर चेक कर लेना है एक बार। वैसे तो ये ग्लोबली है तो पाथ से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको। ये हमारा आ गया
इसका जो कोड है इंस्टॉल करने का कमांड है वो अब इसको आपको एंटर कर देना। अब ये क्या होगा कि इंस्टॉल होगा। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो हम क्या करेंगे कि डेटाबेस क्रिएट करेंगे इस एप्लीकेशन के अंदर में, और फिर हम क्या करेंगे कि उस डेटाबेस को यूज़ करके जो हमारा होम पेज है इस एप्लीकेशन का उस पर हम उस ब्लॉक की लिस्टिंग करेंगे, और उसके बाद जो हमारा फॉर्म है उससे हम उसको डेटाबेस को सेंड करेंगे। फॉर्म का जो डेटा उसको सेंड करेंगे उस डेटाबेस के अंदर, यानी कि जेसन फाइल के अंदर में। तो फिलहाल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये जब तक कि इंस्टॉल हो रहा है तब तक कि हम क्या करते हैं कि वापस से एप्लीकेशन के इस पैकेज के साइट पे चलते हैं और आगे की चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इस फॉर्म में हमें डेटाबेस ऐड करना है, और उससे पहले हमें ये पहले क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद में हमें क्या करना है कि वापस से यहाँ जाना है, और ये इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है कि जो हमारा जो हमारा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंदर में क्या करना है, आपको एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है जिसका नाम मैं डेटा रख रहा हूँ, और इस डेटा नाम के फोल्डर के अंदर में जाना है आपको। एक न्यू फाइल क्रिएट करना है जिसका नाम हम रख रहे हैं क्या, db.json। ठीक है, अब इस db.json के अंदर में आपको क्या करना है कि जो आपका डेटा होगा वो कुछ इस फॉर्म में आएगा, यानी कि ये इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर में जो आपका डेटा है उसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो एग्जांपल के तौर पे हमारा डेटा क्या है, हमारा डेटा है ब्लॉग। तो हमें क्या करना है कि ब्लॉग के लिए यहाँ पे, क्योंकि ये जेसन डेटा है तो इस तरीके से आपको डबल कोट के अंदर में ब्लॉग लिखना पड़ेगा। उसके बाद इसको आपको इस तरीके से क्लोज कर देना है, और उसके बाद आपको डेटा जो है वो क्या होगा, मल्टीपल ब्लॉक्स होंगे। तो ये क्या होगा कि एरे फॉर्मेट में होगा। तो एरे को कैसे डिफाइन करते हैं, वो इस तरीके से होता है, यानी कि इस तरीके से आपका ब्रैकेट, रेक्टेंगल ब्रैकेट आप बोल सकते हैं इसको, या जो भी सूटेबल आपको लगे उस हिसाब से इसको बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रैकेट आपको यूज़ करना। फिर इस ब्रैकेट के अंदर में जितना आपका डेटा होगा वो सब आएगा कैसे, वो सब आएगा ऑब्जेक्ट फॉर्म में, यानी कि इस तरीके से आएगा, और इसके अंदर आपका डेटा होगा की और वैल्यू में। ओके, तो मैं क्या करता हूँ कि इसकी जगह पे मैं पेस्ट कर देता हूँ जितने भी हमारे पास ब्लॉक की लिस्टिंग है। ओके, तो इसकी जगह पे मैं पेस्ट कर देता हूँ कि हमने कुछ ऑलरेडी ब्लॉक की लिस्टिंग रखी हुई है, उसको मैं यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर देता हूँ कि ताकि हमें पूरा टाइप ना करना पड़े और टाइम हमारा बच सके। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, और ये तीसरा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर में क्या है, की में है टाइटल, और उसका वैल्यू में क्या है, उसका डिटेल है। उसके बाद फिर डिटेल है की में, और उसका डिटेल जो है फिर आगे यहाँ पे उसी तरीके से ये हमारा की, फिर इसका वैल्यू, फिर ये की और ये वैल्यू, ये जो है ये हमारा आईडी है। ओके, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं मल्टीपल आईडीज़ है, सब में अलग अलग, और सबका जो है डेटा अलग अलग है, सबकी कैटेगरी है, डिटेल है और टाइटल है, जो कि हमें डिस्प्ले करना है। ओके, तो इसको मैं अब सेव कर देता हूँ। अब सेव करने के बाद में क्या है कि इस डेटाबेस को जब इसके अंदर जब ऐड होगा तो उसको लिस्टिंग में दिखाने के लिए, या फिर जो नई लिस्टिंग आएगी उसको फिर ब्राउज़र पे दिखाने के लिए, तो इसके लिए क्या करना होगा हमें कि इस डेटाबेस को कंटिन्यूसली, यानी कि db.json फाइल को कंटिन्यूसली वॉच करना पड़ेगा कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। जैसे जैसे जो भी चेंजेस होगा उसके हिसाब से ये हमारे एप्लीकेशन में रिफ्लेक्ट होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको कि इसको आपको ओपन करना पड़ेगा URL इसका। तो इसके लिए आपको यहाँ पे देखना है कि कैसे इसको वॉच करना है। ये देखिए, जेसन सर्वर _वॉच, और जो भी आपने फाइल रखा है उस फाइल का नाम रखा है, यानी कि db.json। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको ओपन करना है, मतलब यूज़ करना है, और ये क्या करेगा कि आपके फाइल को वॉच करेगा। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको हम पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने से पहले आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेटा हमारा db.json कहाँ है, वो है डेटा फोल्डर के अंदर में। तो हमें यहाँ पे पाथ जो है वो करेक्ट रखना पड़ेगा। पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि किस फोल्डर के अंदर है, और उसके बाद फाइल का एग्जैक्ट पाथ जो है वो,
तो एग्जैक्ट पाथ क्या है हमारा यहाँ पे, पहले तो एग्जैक्ट पाथ जो है वो है हमारा डेटा स्लैश, ठीक है, स्लैश db.json। ओके, अब जब हम इसको एंटर करेंगे तो ये क्या करेगा कि 3000 पोर्ट पे ओपन करेगा इसको। तो 3000 पे ऑलरेडी हमारा एप्लीकेशन चल रहा है। ये क्या होता है, रिएक्ट का बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है, जो भी एप्लीकेशन यूज़ होगा वो 3000 पे ओपन होगा। तो इसको हमें क्या करना है कि मैं चाहता हूँ दूसरे पोर्ट पे ओपन करूँ। तो इसके लिए आपको डबल डैश लिखना है और उसके बाद में पोर्ट, और जो भी आपका पोर्ट होगा उस पोर्ट को आपको डिफाइन करना है। यानी कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि रिएक्ट का 3000 है तो 3004 कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, अब ये 3004 पे ओपन होगा। ठीक है, अब इसको एंटर करते हैं। अब ये क्या करेगा, एक तो कंटिन्यूसली वॉच करेगा हमारे इसको, और बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एरर आ रहा है। ये एरर क्यों आ रहा है, तो एरर आने का रीज़न ये है कि ये जो हमारा इंटीग्रेटेड टर्मिनल जो है ये इसमें इसको ये वर्क नहीं करता। इसको क्या करना पड़ता है कि अलग तरीके से इसको ओपन करना पड़ता है। हो सकता है आपके सिस्टम में ये वर्क कर जाए। तो मैं क्या करता हूँ, फ़िलहाल इसको यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ और वापस से हम क्या करते हैं कि इस कमांड को ओपन करते हैं। इसको मैं सिंपल कॉपी कर लेता हूँ और ये जो फाइल है जहाँ पे, यानी कि प्रोजेक्ट के अंदर में हमें चलना है, इस डेटा के अंदर में। और यहाँ पे क्या करना है कि अब हम डेटा के अंदर में आए हुए हैं, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली एक CLI ओपन कर लेते हैं। उस CLI के अंदर में हम इस कमांड को ऐड करेंगे तो हमारा वो क्या है कि वर्क करेगा। आपके सिस्टम में हो सकता है इंटीग्रेटेड टर्मिनल ही चल जाए। अगर उसमें आपको भी अगर ये एरर आ रहा है तो आपको भी सेम जो है स्टाइल फॉलो करना है। तो इसके अंदर में अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और इसको सेलेक्ट करके सीधा अगर CMD टाइप करेंगे आप और एंटर करेंगे तो इसी फोल्डर के अंदर में आपका कमांड लाइन इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब इस फोल्डर के अंदर में आपको जो हमने कॉपी किया वो पेस्ट कर देना है। और अब यहाँ पे डेटाबेस /db.json लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम डेटा फोल्डर के अंदर में। ठीक है, अब रहा सवाल कि इसको दूसरे पोर्ट पे ओपन करना है, तो हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे पोर्ट और 3004 यानी कि 3004। अब इसको हम एंटर करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वर्क कर रहा है। लोडिंग db.json डन, रिसोर्सेज हमारा क्या हो गया, ये हमारा URL/blocks। ठीक है, तो अब हम जब इस URL को हिट करेंगे तो क्या होगा कि इसके ऊपर जितना भी जेसन फाइल है वो हमारा ब्राउज़र पे डिस्प्ले होने लगे और हम उसको यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर मैं लोकल होस्ट 3004 लिखता हूँ और उसके बाद /blocks, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा डेटा था जेसन फाइल के अंदर में वो डिस्प्ले हो रहा है। अब हम इस URL पे अगर हिट करते हैं, यानी कि इस URL को यूज़ करते हैं, तो ये सारा डेटा हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो लिस्टिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और प्लस हम इस फॉर्म को ऐड करने के लिए भी कर सकते हैं। ओके, तो मैं इसको ऐसे ओपन रहने देता हूँ और इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। और अब हमें क्या करना है कि इस फॉर्म का डेटा जो है वो सेंड करना है इस फाइल के अंदर में, यानी कि इस जेसन फाइल के अंदर में। तो इसको मैं फ़िलहाल क्लोज़ कर दे रहा हूँ। और अब हमें क्या करना है कि आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो में हमने जो है यहाँ पे console.log के अंदर में टाइटल, डिटेल और कैटेगरी हमने यहाँ पे प्रिंट कराया था। अब हमें इस console.log में प्रिंट नहीं कराना, इसकी जगह पे हमें जो हमारा डेटा है उसको हमें सेंड करना है कहाँ, इस फाइल के अंदर में, यानी कि डेटाबेस के अंदर में। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, बहुत सिंपल सा मेथड है। ठीक है, आप यहाँ पे दो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। एक तो एक्सियोस भी यूज़ कर सकते हैं सर्वर पे रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए API के थ्रू, और फिर आप क्या कर सकते हैं कि जो जावास्क्रिप्ट का डिफ़ॉल्ट मेथड आता है फेच, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे फेच मेथड का यूज़ करेंगे। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि बहुत ही सिंपल सा तरीका है। सिंपली आपको डिफाइन करना पड़ेगा फेच मेथड इन दोनों के जगह पे।
अब ये फेच मेथड क्या करता है कि इसके अंदर में 2 पैरामीटर पास होता है। एक तो हमारा होता है कोड के अंदर में URL और दूसरा होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से 2 चीज़ें आपको डिफाइन करनी होती है। ठीक है, इसके अंदर में URL होता है, यानी कि जिसके ऊपर में रिक्वेस्ट सेंड करना है वो। तो वो URL कौन सा है हमारा URL है ये वाला। ठीक है, तो मैं यहाँ पे URL सेंड कर देता हूँ और उसके बाद में अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर में हमें क्या करना है कि डिफाइन करना है हमारा जो मेथड होगा। तो मेथड कौन सा है, पहले मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कि हमें क्या क्या सेंड करना है। एक तो मेथड सेंड करना है, ठीक है, उसके बाद हमें सेंड करना है क्या, जो हेडर होगा वो, और तीसरी चीज़ जो है वो हमें यहाँ पे क्या डिफाइन करनी है, बॉडी डिफाइन करनी है। ओके, अब हेडर मेथड के अंदर में क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारा मेथड होगा। मेथड क्या है, पोस्ट, यानी कि फॉर्म से हम डेटा को सेंड कर रहे हैं तो ये मेथड क्या होगा, पोस्ट होगा। और हेडर में क्या होगा कि जो हमारा डेटा जा रहा है उसका टाइप क्या है, यानी कि उसका कंटेंट टाइप क्या है। तो ये कंटेंट टाइप क्या है, क्योंकि जेसन फॉर्मेट में हमें डेटा चाहिए, तो डेटाबेस के अंदर में जेसन फॉर्मेट में सेव होता है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब रहा सवाल की बॉडी। तो बॉडी में आपको क्या डिफाइन करना पड़ेगा, तो बॉडी में जो भी डेटा आपका फॉर्म के थ्रू आ रहा है, ठीक है, यानी कि इसका टाइटल, डिटेल और कैटेगरी, इन तीनों को आपको बॉडी में सेंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा और इस ऑब्जेक्ट के अंदर में आपको डिफाइन करना पड़ेगा टाइटल, डिटेल और कैटेगरी, जो कि हम लोग कंसोल में प्रिंट कर रहे थे, अब वो यहाँ पे इससे सेंड होगा। ठीक है, अब रहा सवाल कि जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन किया कि डेटा टाइप जो है वो क्या होना चाहिए, यानी कि कंटेंट टाइप जो है वो जेसन होना चाहिए। तो ये क्या है, ये जेसन नहीं है, ये क्या है, अभी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है। तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा, पहले हमें जेसन में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इस ऑब्जेक्ट को हमें रैप करना पड़ेगा JSON.stringify, यानी कि इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि सिंपल ये मेथड है, आपको यूज़ करना है JSON.stringify। अब ये मेथड क्या करेगा कि जो भी हमारा डेटा है उसको, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। ओके, तो अब रहा सवाल कि ये फैच जो है एसिंक्रोनस है, इसमें कुछ प्रोसेस होता है, टाइम होता है, यानी कि ये सक्सेस हो सकता है या फिर एरर हो सकता है। तो सपोज करो कि जब ये वर्क इसका हो जाए, यानी कि डेटा सेंड हो जाए, तो उसके बाद आगे आपको क्या करना है। तो मैं चाहता हूँ कि आगे जब ये डेटा हमारा सबमिट हो, तो सबमिट होने के बाद में ये क्या करे कि हमें ब्लॉग पेज पे ले जा कर के सेंड करे। ठीक है, यानी कि अभी क्या है, अभी हम इस फॉर्म पे हैं, जैसे ही सबमिट करें तो ये लिस्टिंग पर लेके जाए, यानी कि इसके होम पेज पे लेके जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी चीज़ करना चाहते हैं इसके साथ में आपको डॉट देन मेथड जो है वो आपको इसके साथ में ऐड करना पड़ेगा। अब जो भी इसके बाद करना चाहते हैं आप, वो इसमें डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि इसको सेंड करना चाहता हूँ, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे राउटर डॉम का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे राउटर डॉम। राउटर डॉम से हमें चाहिए यूज़ हिस्ट्री हुक। ठीक है, यूज़ हिस्ट्री हुक। हिस्ट्री से क्या होगा हमें पता चल जाएगा। इससे हमें एक मेथड और चाहिए, तो इसके लिए क्या करना है आपको, इस हिस्ट्री यूज़ को क्या करना है आपको एज ए वेरिएबल डिफाइन करना है। यहाँ पे ऐसे पहले इंपोर्ट कर लेना। इंपोर्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे जहाँ पे आपने क्लासेस डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपको इसको इस तरीके से ऐड कर देना है। ओके, एक वेरिएबल क्रिएट करना है हिस्ट्री नाम से और उसके बाद इक्वल यूज़ हिस्ट्री, यानी कि जो हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है। ठीक है, अब आप इस वेरिएबल को यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं कि सेंड कर सकते हैं। इसके अंदर एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं पुश मेथड, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अभी हमें क्या करना है कि चलना है वापस से डॉट देन के अंदर में, यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे एक एरो फंक्शन मैंने टाइप किया और उसके बाद में हिस्ट्री और जो मतलब ऊपर हमने क्रिएट किया था और उसके बाद डॉट पुश।
ठीक है। और पुश में के अंदर में हमने यहाँ पे URL डाल दिया स्लैश किसका URL है, ये है हमारा होम पेज का, ठीक है, यानी कि इस ब्लॉग्स पेज का। इसके ऊपर अभी हमें लिस्टिंग ऐड करनी है। फिलहाल अभी यहाँ पे कोई लिस्टिंग नहीं है तो ये ब्लैंक आ रहा, ठीक है। तो जैसे डेटा सबमिट होगा वो पहुँच जाएगा इस ब्लॉग पेज पे। ओके, तो इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद में हमें क्या करना है कि जो हमारा जो फॉर्म है उसके थ्रू हमें ब्लॉग ऐड करना है और उसको इसके अंदर स्टोर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा ब्लॉग है वो लास्ट ब्लॉग है ब्लॉग 3, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ऐड करता हूँ ब्लॉग 4 और उसके बाद में कुछ डमी कंटेंट हम इसी से उठा लेते हैं। ओके, और कैटेगरी में ऐड कर देता हूँ यहाँ पे फूड। ओके, और इसको हम क्या करते हैं कि सबमिट करते हैं। ओके, ये सबमिट हो गया और वापस ये कहाँ पे गया, ये ब्लॉग्स पेज पे। अब हमने जो ब्लॉग 4 ऐड किया है वो हम चेक करना चाहते हैं कि हमारे डेटाबेस में मौजूद है या नहीं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लॉग 4 जो है वो ऐड हो चुका है और उसकी आईडी भी अपने आप ऐड होगी। और हमने कैटेगरी कौन सा सेलेक्ट किया था, फूड, और जो डमी कंटेंट हमने इसमें से थोड़ा सा कॉपी करके डिटेल में डाला था वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। और अगर आप CLI पे जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एक्टिविटी हुई है इसको ये वॉच कर रहा है। क्या वॉच कर रहा है, क्योंकि हमने गेट पे पोस्ट और गेट 2 मेथड हमारे यहाँ पे यूज़ हुआ है, ठीक है। पोस्ट और गेट कौन सा है, तो डेटा हमने पोस्ट किया और ये जो है हमारा गेट मेथड है वो यूज़ हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसको हमने रिफ्रेश किया और अगर फिर CLI पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिर गेट का यूज़ हुआ है। ओके, तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा, ये वॉच करता रहेगा हमारे डेटाबेस को और इसके अंदर में डेटा जो है ऐड करता रहेगा। तो इसको मैं अब क्लोज़ कर देता हूँ। और रहा सवाल कि अब हमारा जो फॉर्म है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इससे अब हम डेटा जो है सेंड कर सकते हैं। इससे डेटा हम सेंड कर सकते हैं और सेंड होने के बाद ये कहाँ पे जाता है, ये जाता है हमारा इस ब्लॉग्स पेज पे। ओके, तो अब हमें क्या करना है कि इस ब्लॉग पेज पे जो डेटा हमारा वहाँ से हमने सेंड किया और जो डेटा हमारा पहले से अवेलेबल था उसको हमें यहाँ पे लिस्ट करना है। ओके, तो लिस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा हमें इस blogs.js फाइल पे और यहाँ पे जो हमारा अभी नॉर्मल कंटेंट आ रहा है, ब्लॉग्स टेक्स्ट आ रहा है, यानी कि ब्लॉग्स पे, इसकी जगह पे हमें वो डेटा ऐड करना है। तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें कुछ हुक्स इंपोर्ट करने पड़ेंगे जो कि मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना हूँ, ठीक है। तो जो हुक्स हमने इंपोर्ट किया वो क्या है, यूज़ इफेक्ट और यूज स्टेट। यूज़ इफेक्ट क्या है, लाइफ साइकिल मेथड है जो कि API कॉल करने में हमारा हेल्प करेगा। और यूज स्टेट क्या है कि ये लोकल स्टेट, इसका यूज़ करके हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, इसको और डिटेल में अगर जानना चाहते हैं और या फिर अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो रिएक्ट की सीरीज़ हमने बनाई हुई है जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं और वहाँ से आप इसे डिटेल में देख सकते हैं। क्योंकि ये जो सीरीज़ चल रहा है ये हमारा मटेरियल UI पे बेसिकली बेस्ड है, तो ज़्यादा फोकस हमारा जो डिटेल फोकस है वो हम मटेरियल UI पे रख रहे हैं। ज़्यादातर हम ज़्यादा रिएक्ट को उतना डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं। ओके, तो रहा सवाल कि ये हमने यूज़ कर लिया है, यानी कि हुक को इंपोर्ट कर लिया है। तो अब हमें क्या करना है कि इन दोनों को यूज़ करना है। तो यूज़ करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा इस फंक्शन के अंदर में, ठीक है। यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो ये नोट्स को मैं चेंज करके ब्लॉग कर देता हूँ, ब्लॉग्स कर देता हूँ, क्योंकि ये ब्लॉग्स फाइल है तो नोट्स इसमें अच्छा नहीं लग रहा देखने में, ठीक है। बाकी इससे कोई फ़र्क नहीं, आप सेम जो नोट्स है वो भी रख सकते हैं आप, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फंक्शन का नाम चेंज कर दिया और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने वेरिएबल क्रिएट किया और उस वेरिएबल को क्या किया, यूज़ किया यूज स्टेट से। और इस वेरिएबल के अंदर में हमने क्या, 2 वेरिएबल क्रिएट किए, यानी कि एक हमारा डेटा जिसके अंदर रहेगा जिसका नाम है ब्लॉग्स, जिसके अंदर सारे ब्लॉग्स आएंगे, और दूसरा हमने फंक्शन क्रिएट किया जो कि सेट ब्लॉग्स, ठीक है। तो रिएक्ट के लेटेस्ट वर्जन में इसी तरीके से इसको हम यूज़ करते हैं। इसको हुक कहा जाता है।
ओके, तो यूज स्टेट में आप देख सकते हैं कि जो डेटा है वो हमारा ब्लैंक क्या है, ब्लैंक एरे है। किसका एरे है, तो इस ब्लॉक का। ठीक है, अभी क्या है, ये ब्लैंक। बाद में जब डेटा हमारा आएगा तो हम उसको इस फंक्शन का यूज़ करके क्या करेंगे कि इसके अंदर में ऐड करेंगे, तो वो अपने आप वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा और फिर हम उसकी लिस्टिंग दिखाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले के यूज़ इफेक्ट हुक यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको ऐड करने के जस्ट बाद हम क्या करते हैं कि यूज़ इफेक्ट मेथड इस तरीके से ऐड कर देना है। और इस यूज़ इफेक्ट मेथड के अंदर में आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको एक तो फंक्शन ऐड करना पड़ेगा और दूसरा जो है वो आपको एक ब्लैंक एरे क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि फंक्शन ऐड कर देता हूँ जो कि एरो फंक्शन है। इसके अंदर हम चीज़ें ऐड करेंगे और उसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो है हमारा कॉमा के बाद में इस तरीके से आप इसको यहाँ पे ब्रैकेट ऐड करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये दो चीज़ हो जाएगा। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर में आपको क्या करना है कि यहाँ पे फेच मेथड का यूज़ करना है और उस फेच मेथड का यूज़ करके हम डेटा गेट करेंगे। तो सिंपल है, आपको इस तरीके से क्या करना है कि फेच मेथड यूज़ करना है और इस फेच मेथड के अंदर में क्या होगा कि URL पास होगा और URL के बाद डॉट देन पास होगा और फिर डॉट देन, दो बार डॉट देन यूज़ करना है आपको यहाँ पे। ओके, तो अब रहा सवाल कि URL पास करना, तो URL कौन सा है हमारा, URL सेम ही है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और फिर हम इसमें पेस्ट कर देते हैं उस URL को। कैसे, सिंपल एक ऐसे कोड के अंदर में। ठीक है, अब रहा सवाल कि डॉट देन जो यहाँ पे आ रहा है, इन दोनों डॉट देन को मैं ऐसे इसको नीचे कर देता हूँ कि ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ओके, तो अब क्या होगा कि इस डेटा पे वो URL हिट करेगा वो, उसके बाद इस देन के अंदर में क्या होगा कि उसका रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, उस रिस्पॉन्स को हम क्या करेंगे कि एज ए जेसन कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में क्या करेंगे कि ये जो हमारा फंक्शन यूज़ है, यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है, इस फंक्शन को यूज़ करके उस डेटा को हम क्या करेंगे कि सेट कर देंगे। कहाँ पे, इस वेरिएबल के अंदर में। ओके, इस फंक्शन को यूज़ करके अब क्या है, डेटा यहाँ से आ रहा है और जेसन फॉर्मेट में हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम इस फंक्शन का यूज़ करके इस डेटा को हम क्या कर रहे हैं कि इस ब्लॉक के अंदर में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, अब ये पहले ब्लैंक था, जब ये URL हिट करेगा तो इसके अंदर में डेटा हो जाएगा। जब इसके अंदर में डेटा हो जाएगा तो फिर हम इसको जहाँ पे यूज़ करेंगे वहाँ पे हमारी ब्लॉक की लिस्टिंग दिख जाएगी। तो इसको यूज़ करने के लिए हमें क्या करना है कि सिंपल इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे हमें क्या करना है कि मैप का यूज़ करना है। तो इसको इस तरीके से मैं ऐड कर देता हूँ ब्लॉक्स को और उसके बाद ब्लॉक्स डॉट मैप यूज़ करना है आपको। मैप के अंदर में क्या होगा, मैप ये क्या है, मेथड और फंक्शन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसके अंदर में आपको सिंपल क्या करना है कि सिंगल ब्लॉक लिखना है और उसके बाद इक्वल का साइन यानी कि एरो फंक्शन में इसको कन्वर्ट करना है और उसके बाद में इसके अंदर में क्या होगा। ठीक है, इसके अंदर में आपको सिंपली क्या करना है कि जो सिंगल ब्लॉक है उसकी डिटेल आपको इंपोर्ट करनी है। तो मैं सिंपल यहाँ पे पेस्ट करके आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। ओके, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमने क्या किया कि मैप ऑपरेटर यूज़ किया। एक यहाँ पे आपको इस तरीके से और ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज एरर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो ये मैप ओपन हो रहा है वो यहाँ पे क्लोज हो रहा है। उसके बाद हमने एक एरो फंक्शन लिया और उसके अंदर में एज ए डेटा हमने यहाँ पे ब्लॉक ऐड किया यानी कि सिंगल ब्लॉक, और फिर हम उस ब्लॉक को यहाँ पे लिस्ट कर रहे हैं यानी कि ब्लॉक डॉट टाइटल, उसकी टाइटल को, और यहाँ पे हमने ब्लॉक डॉट ID ऐड की क्योंकि हमें जब कोई भी चीज़ प्रिंट कराते हैं तो वहाँ पे हमें यूनिक ID ऐड करनी होती है की के अंदर में। ठीक है, अदरवाइज़ ये एरर आएगा और ये कंप्लेन करेगा, वार्निंग आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रिंट करके यहाँ पे
डेटा को जो है लिस्ट कर देनी। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, सेव करने के बाद में अगर आप होम पेज पे आप जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्लॉक टाइटल 1, ब्लॉक टाइटल 2, ब्लॉक टाइटल 3, ब्लॉक टाइटल 4 आ रहा है। ठीक है, यानी कि हमारा ये जो डेटा है वो हमारा ये वाला db.json जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ओके, तो अब हमने डेटाबेस से डेटाबेस भी क्रिएट कर लिया और पोस्ट के थ्रू हमने फॉर्म के थ्रू डेटाबेस को डेटा को डेटाबेस में ऐड भी कर दिया। तो दोनों चीज़ें हमारी प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं यहाँ पे इसको स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि मटेरियल यूआई का यूज़ करके इसको हम स्टाइल में थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे कि ये देखने में अच्छा लगे, और जो फर्स्ट वीडियो में हमने यानी कि इंट्रोडक्शन में जो एप्लीकेशन आपको दिखाया था बिल्कुल उसी तरीके से इसको हम बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक करें और वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लोगों को शेयर करें लोगों के साथ में, और चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।